बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। उसका चेहरा गुस्से बेइज्जती के एहसास से सुर्ख हो रहा था। वो सीधा अपने कमरे में आई थी। आते साथ ही उसने अपने हाथ में पकड़ी किताबों को बेड पर फेंका। फिर अगले ही पल अंजला की नाराज़गी के खौफ के सबब उसने फ़ौरन से झुककर सामने बिखरी किताबों को सीधा करके रखा। ओहो लारेब, इस लाइन बाज के चक्कर में तुम अंजला बाजी से छित्तर ना खा लेना। वो गुस्से से कमरे में टहलने लगी थी। समझता है क्या है खुद को, शक्ल से कितना शरीफ लगता है और असल में अल्लाह की पनाह इतना लाइन बाज। तोबा। उसने तोबा की हाँ पे खासा जोर दिया था। वो यूं ही कमरे में चक्कर काट रही थी जब उसका मोबाइल बज उठा। अपने चक्कर के बीच में ही आधा छोड़ते ही वो बेड के पास आई और किताबों के पास पड़े अपने मोबाइल को उठाया। उस पर कोई नामालूम नंबर जगमगा रहा था। लारेब ने एक लंबी सांस खींचते हुए खुद को पुरसकून किया और कॉल उठाई। हेलो, उसने पहले की निस्बत कदरे पुरसकून आवाज़ में कहा, मगर जल्दी दूसरी जानिब से उभरने वाली आवाज़ ने उसे वापस से गुस्सा दिलाया था। हाय। वो शायद मुस्कुरा रहा था। उसकी आवाज़ में बला की शराकत थी। मैंने सोचा तुम शायद मुझे याद कर रही हो। याद? वो उसका तमस्कर उड़ाती हंसी। तुम मेरे सामने हो एक बार, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ मैं और क्या क्या करती हूँ। जिस कदर तेजी से उसने कहा था दूसरी जानी पल्ले उतनी ही तहमुल से गोया हुआ। खुदा खैर, बस ये मत कहना कि मासी चोर के साथ साथ तुम अच्छू गैंग के सरगना भी हो। तुम। उसका बस नहीं चल रहा था उसके मुंह का नक्शा बिगाड़ दे। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे प्रोफेशन से। वो क्या है ना यार, अम्मा को एतराज़ होगा। वो उसकी बात को बीच में ही काटते बोला। यार अम्मा एतराज़? लारेब ने एक पल को अपने दिमाग में अल्फाज पर गौर किया और फिर अगली ही पल वो गुस्से से बिना उठी। यार यार, तुम्हें बात तमीज़ नहीं है बात करने की? दूसरी बात, तुम्हारी अम्मा। उसने अम्मा को कदरे लंबा खींचा। अम्मा को एतराज़ हो या ना हो उससे मेरा क्या मसला। तीसरी बात ये कि मैं कोई चोर नहीं हूँ और मासी भी नहीं। आखिरी दो वजाहतें उसने कदरे आहिस्ता आवाज़ में दी। देना ज़रूरी नहीं था मगर फिर भी उसने दे दी। और चौथी बात, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, आई समझ? अपनी अम्मा के ख्वाब से वो धीमी आवाज़ में गुर्राई। पहला जवाब। तब तमीज़ कहाँ थी जब आप मुझे धक्का देकर भागी थी? उसने उसके ही अंदाज में जवाब देने शुरू किए। वैसे मैं बता दूं, मैं भी तुम्हारे सॉरी के इंतज़ार में हूँ। उसकी बात पर लारेब ने फ़ोन को कान से हटाते हुए देखा और फिर उसकी बात को हंसी में उड़ाया। दूसरी बात, होने वाली सास को इतना लंबा नहीं खींचते। उसका इशारा उसके अम्मा के लफ्ज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खींच देने पर था। तीसरी बात, मुझे अपने नज़र और दिल पर पूरा भरोसा है। इनके मुताबिक तुम मासी चोरी हो। वो अपनी हंसी दबाए हुए कह रहा था। उसने अंदाज़ा किया लारेब कुछ कहने लगी है तो फ़ौरन से टोक दिया। अभी चौथा जवाब रहता है। लारेब के खामोश हो जाने पर वो मुस्कुरा उठा। वो सच में खामोश हो गई थी। बहस में कौन खामोश होता है? खैर हो गई है तो अच्छा है, उसने दिल में ही कहा और एक बार फिर से बावाज़ उसे कहना शुरू किया। चौथा जवाब ये कि पहले भी मैं आपसे मिलने नहीं आया था। अच्छा खासा बैठा इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं कहाँ से इफ्तिताहत की तरह आई और आकर मेरे इंजर पिंजर का हशर कर दिया। अब की बार अली ने दुख से कहा। और हाँ, नहीं आई समझ? बाहर गाड़ी में बैठा हूँ, आप आकर जरा अपने ग्लासेस ले जाएं या फिर बेल बजा दूँ घर की। अली ने उसे धमकी नहीं दी थी बल्कि शरारत से कहा था। वो जानता था वो कोई टेढ़ा जवाब ही देगी। जी बजा दें बेल, और ज़रा शौक से बजाइएगा। जब चौकीदार आए तो उसे दे दीजिएगा। उसने उसकी धमकी को फूंक मारकर उड़ा डाला। खैर दे तो मैं दूंगा तुम्हें ही, वैसे तुम्हें नज़र तो आ जाता होगा उसके बगैर। अली ने चोट की। जब उसे धक्का देकर भागी थी तब भागते हुए रास्ते में पड़े मेज से वो टकराते गिरते गिरते बची थी। लारेब का गुस्सा एक बार शिद्दत पकड़ने लगा था। उसने कॉल काटे और हाथों की मुट्ठियां भींचकर चीख उठी। मगर अगले ही पल अपनी माँ की आवाज़ पर जब्त करके रह गई। अब अगला सीन। लुकमान साहब ने खाना खाने के बाद कासिम को अपने कमरे में हाजिरी देने के लिए बुला रखा था। वो प्यार तो सभी औलादों से एक जैसा ही करते थे मगर बेटों के मुतल्लिक वो कदरे साख थे। लड़कियों के मुकाबले में वो लड़कों को खींच कर रखने के खासे हक में थे। शायद यही वजह थी कासिम ने कभी गलत हिम्मत उड़ान भरने की नहीं की थी। भर लेता तो जानता था अब्बा भरे मजमे में भी छितर पलेट लगाने से ना चूकते। उसकी सोबत से लेकर उसकी एक एक आदत पर शेर की नज़र रखे हुए थे। अक्सर तो वो चिढ़कर कहता, इतना तो माँ अपने जवान बेटों पर नज़र नहीं रखती जितनी नज़र उसके अब्बा उस पर रखते हैं। और अंजला भी उसकी गैरत को ताड़ना नहीं भूलती थी। हमेशा कहती, फिर ताया से पता करो कहीं उन्हें तुम लड़की लड़की तो नहीं दिखाई देते। इस वक्त भी वो बड़ा मुअद्दिब सा बना उनके सामने कुर्सी पर बैठा था। कैसी तैयारी है फिर परसों की मीटिंग की? पैकिंग कर ली है?
मीटिंग के लिए पैकिंग भी करनी है? उसने उनके कहने पर उनसे सवाल किया और फिर अगले ही लम्हे उनकी आंखें देखकर संभला। आप शायद तैयारी का पूछ रहे हैं। मेरे अंदर के एक बंदे से बात हुई है, हमारे रेट्स कंपैरेटिवली बहुत मुनासिब हैं। उसकी इस कदर शानदार तैयारी थी जिसके बलबूते पर वो अब्बा को मजीद बताना चाहता था, मगर लुकमान साहब ने उसे रोक दिया। मैं उस मीटिंग का नहीं, दुबई में जो वेंडर्स इकट्ठे हो रहे हैं उसका पूछ रहा हूँ। वो तो आप जाएंगे ना डैड? अब्बा की बातें और शर्ट पर पड़ने वाली इफ्तदात समझ तो गया था, फिर भी तसल्ली करनी मुनासिब समझी। नहीं, इस बार तुम जाओगे। उन्होंने कहने के साथ समिया बेगम के हाथ से चाय का कप लिया। जाएगा तो तब ना जब वो अंजला इसे जाने देगी। वो तिनक कर कहती ये जा वो जा हुई थी। मगर मैं कैसे जा सकता हूँ डैड? वो फीका सा मुस्कुराया। कैसे क्या? मैंने कल तुम्हारी टिकट बुक करवा दी है, कल की फ्लाइट है। वह सहूलत से चाय पीने लगे। डैड, मैं अंजला को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आप जानते हैं ना मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। वो झिझकते हुए भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा गया। अब वो अकेली नहीं है, हारिब आ गया है ना, कोई मसला हुआ तो वो संभाल लेगा। मजाल है जो उन पर किसी बात का असर हुआ हो। वैसे ही घूंट घूंट चाय भरते उसकी तशवीह करवा रहे थे। वो क्यों संभालेगा? उसका क्या ताल्लुक इन सब बातों से? उससे अब्बा की बात बुरी लगी और वो खफगी से बोल उठा। लुकमान साहब ने कप को हाथ में पकड़ी पिर्च में रखकर बड़े गौर से उसे देखा, फिर मुस्कुराए। अच्छी बात है, तुम अपनी बहन के लिए मोहतात हो, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इसी बात पर गुजारा करो, उसका बहुत गहरा ताल्लुक है तुम्हारी बहन के साथ। बिना उसके चेहरे पर उभरती उलझन की सिलवटों को खातिर में लाए वो फिर से चाय पीने लगे। तुम अब जाने की तैयारी करो। डैड, कैसा ताल्लुक? उसने सिर्फ सार करने की अपनी सी कोशिश की और अगले ही पल उनकी घूरती नजरों पर खामोशी से उनके हाथ से चाय का खाली कप पकड़ता वहां से निकल गया। अब अगला सीन। अंजला, अंजला, अंजला। वो पूरे घर में उसे ढूंढता, उसका नाम चीखता उसके कमरे में पहुंचा था। वो कहीं दिखाई नहीं दी थी। अंजला! वो फिर से चीखते हुए उसका नाम पुकारना शुरू कर चुका था। चंद ही पलों बाद वो अपने कानों पर हाथ रखे ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी और अब उसे घूर रही थी। अंजला सुनो! कासिम ने सूरज से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते उसे बेड पर बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। क्या हो गया है? उसको हड़बड़ाता हुआ देखकर वो खुद भी घबरा गई। तुम्हें पता है डैड मुझे दुबई भेज रहे हैं। वो दुख से भूला। अच्छा। अंजला ने जान बनते हुए अपनी हंसी जब्त की। वो अलग बात है, तायाबा ने उससे बात करने के बाद इसकी टिकट बुक करवाई थी। अंजला के कासिम के साथ लगाव से सभी बाखूबी वाकिफ थे। जब भी तायाबा ने कभी कासिम को ऐसे किसी भी फरीजे से दूर ही रखा था जहाँ उसे एक दिन से ज़्यादा के लिए रुकना नहीं पड़ता था। तायम्मा के खार खाने की एक वजह यह भी थी, उन्हें लगता था अंजला उनके बेटे की तरक्की की राह में हाइल हो रही है। और फिर एक बार जब तायम्मा छुट्टियों में अपने कुंबे को लिए अपने मेके जाने लगी तो अंजला ने ज़मीन आसमान एक कर दिया। तायम्मा के गले लगकर वो जोर रोना शुरू हुई। तायम्मा का भी दिल दहला गई। उसके बाद से तायम्मा की नाराज़गी को खफगी को बिना किसी खातिर में लाए उन्होंने कासिम को कहीं जाने नहीं दिया था। बचपन में वो ऐसी ही थी, बात बात पर रो देने वाली। फिर जमाना शनासी ने रोने का भी हक छीन लिया। हाँ, कह रहे हैं आपसे मैं जाया करूंगा मीटिंग्स के लिए। उसने अंजला को गैर संजीदा देखकर फिर से कहा। अंजला, तुम समझ रही हो ना? कासिम। अंजला ने उसके हाथ थामे। वो कौन सा हमेशा के लिए भेज रहे हैं तुम्हें यार? तुम मुझे जाने दोगी? वो किसी बच्चे की तरह शिकवा का नाम नजरों से देखते हुए बोला। देखो, तुम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हो, कुछ ही दिनों की तो बात है। वो वैसे ही तहम्मुल मिजाजी लिए बोली। और ये कुछ दिन तुम रह लोगी मेरे बगैर? उसने तासिफ से देखा। अंजला ने हाँ में सर हिलाया। मगर मैं नहीं रह सकता। उसने इनकार के बाद भी इकरार किया। वरीशा के बगैर? वो उसकी आंखों में रेती शरारत से बोली। कासिम ने अपना सर खुजाया और वो हंसती चली गई। शर्म करो, बाप तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब देख रहा है और तुम आशिकी के दर पर सब लुटाने पर हो। जब तुम्हारे लिए रुकता था तब तो कभी ऐसी सरखेज बातों का ख्याल नहीं आया। वो भी ढिठाई से बोला था। अंजला ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल खराब कर दिए। जब कुछ सुझाई नहीं देता था फिर यही सुझाई देता है, हाथ बढ़ाकर बालों का सत्यानाश मार लो। कासिम ने दोबारा से अपने बाल ठीक किए। सच में जाऊं? हाँ, और मुझे अफसोस है मैंने अपनी वजह से इतना अरसा तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उसे इस बात का हकीकत में दुख था, मगर वो उसका वाहिद दोस्त था जिसे वो खुद पर जबर करके भी खुद से दूर नहीं कर पाई थी। कासिम ने उसके सर पर चपत की। तुम्हारी इन्हीं मनूस बातों की वजह से मेरा तुम्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। वो दोनों ही हंस पड़े। कुछ पल के बाद अंजला ने आहिस्तगी से कहा, मैं तुम्हें मिस करूंगी।
मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहूंगा। वो मस्कीनियत तारी किए बोला। मैं फिर भी तायाबा से कहकर तुम्हें नहीं रोकूंगी। अंजला की बात पर वो मुंह बसूर कर रह गया। क्या फायदा हुआ था इतने जज्बाती डायलॉग बोलने का, और उसे धक्का देता हुए खुद से दूर भी कर दिया था। अब अगला सीन। आज मौसम कदरे गर्म था, हवा भी बंद थी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही थी। उसे इस वक्त अगर ज़रूरी काम से बाहर जाना ना पड़ता तो वो कभी मर कर भी घर से ना निकलता। कुछ इसे पाकिस्तान की गर्मी की खास आदत भी नहीं थी, वो तो जब्त कर जाता था, मगर फिर इसका चेहरा लाल भभूका हो जाता। गाड़ी का इंजन ऑन करते ही उसने शीशे नीचे किया और एसी ऑन करने के बाद खुद पेड़ की ओट में होते हुए कार के ठंडा होने का इंतजार करने लगा। वहीं पेड़ की ओट में खड़े उसने गली में नजर दौड़ाई, जहां आफताब के जुल्म के सबब सन्नाटा छाया हुआ था। वो वहीं खड़ा इर्द गिर्द देख रहा था, जब उसकी तवज्जो साथ वाले घर के गेट से झांकते एक वजूद ने खींची थी। गेट से झांकने का मसला नहीं था, मगर जिस तरह वो वजूद झांक रहा था, वो अंदाज किसी चोरी की दास्तान सुना रहा था। वो धीमे कदम लेते कमाल साहब के घर की जानिब चला आया। गेट के पास पहुंचकर उसे अंदाजा हुआ वो सिमाप थी। वो हारिब की मुखालिफ सिमत की जानिब मुतवज्जा थी। यूं लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। वो गेट से सर निकालकर थोड़ा आगे आकर देखती और फिर गेट से अंदर मुंह कर लेती। वो फिर गालिबन अंदर किसी से बात भी करती थी। हारिब आहिस्ता से चलता हुआ उसके पास आ गया। अब की बार वो गेट से बाहर निकली तो हारिब को देखकर गड़बड़ाई। वो अपने ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले जांचती नजरों से उसे ही देख रहा था। सिमाप ने थूक निकलते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। किसको ढूंढ रही हो? उसकी मुस्कुराहट को बिना खातिर मिलाए उसने कहा। किसी को भी नहीं। झूठ भी बोल लेती हो, उसने भरम लहजे में कहा। नहीं तो देखें, कोई भी तो नहीं है। सिमाप ने गली की जानिब इशारा करते हुए कहा। हारिब के माथे की तेवरी चढ़ती देख उसने बिला इख्तियारी उस इंसान का नाम लिया जो हारिब की इंटेरोगेशन में पेश हो सकती थी। अंजला बाजी। उसके यूं एकदम चलाने पर हारिब भी एक पल को सहम गया। हारिब ने पलटकर गेट की जानिब देखा, जहां से अंजला भागते हुए आई और फिर हारिब को देखकर कदम धीमे पड़ गए। क्या हुआ? आ गया? ओ। हारिब पर नजर पड़ते ही जुमला मुंह में ही रुक गया था। बिना जेल के सलीके से सेट किए बाल और हल्के आसमानी रंग की टी शर्ट के साथ क्रीम कलर की कॉटन पैंट पहने हुए था। वो शर्ट के बाजुओं को अमूमन कोहनियों से थोड़ा नीचे तक मोड़ कर रखने का आदी था, मगर इस धूप में वो रिस्क कभी भी नहीं लेता था। बिलाशुबा वो खुद को लेकर खासा हसास था और ये धूप उसके बाजुओं की रंगत खराब कर सकती थी। जभी तो खिलाफ मामूल न सिर्फ आज स्लीव्स पूरे बाजुओं पर चढ़ी हुई थी, बल्कि कफ भी लगे हुए थे। सफ़ेद रंगत पर धूप अपने नक्श छोड़ने लगी थी। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो उसके चेहरे पर नजरें टिकाए हुए था। वो अलग बात थी, इस कदर धूप उसकी आंखें चुंधिया रही थी, जिस सबब आंखों को पूरा खोले रखने की तगोदो में सुकड़ती माथे पर बल उभार रही थी। क्या वो अच्छा लग रहा था जो उसका भरपूर जायजा लेने बैठ गई थी? अंजला की आंखों में नागवारी उभरी। इतनी दोपहर में कहाँ जा रही हो तुम दोनों? उसने उसे बगौर देखते हुए कहा। उसकी फनकारियों को पकड़ने का एक वाहिद तरीका उसके चेहरे से आशनाई हासिल कर लेने से ही मुमकिन था, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे से दोस्ती कर रहा था। आपसे मतलब? उसने गर्दन को हल्की सी जंबिश दिए तिनक कर कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आंटी से मिलने जा रहा था, सोचा तुम लोगों से भी पूछ लूँ, अगर तुम लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहो। वो बहुत ही सुकून से कहता हुआ घर के जानिब बढ़ने लगा, जब अंजला फौरन से उसके सामने आई। वो घर पर नहीं है। अच्छा चलो मैं फ़ोन कर लेता हूँ। हारिब कहने के साथ ही फ़ोन खोलते हुए नंबर भी आने लगा। अंजला ने झपट कर मोबाइल पकड़ लिया। हम बाहर जा रहे हैं, उसने जब्त करते हुए एक लंबी सांस अंदर खींचते हुए खुद को पुरसकून किया। हारिब की नज़र सिमाप के हाथ में पकड़ी फाइल पर गई थी। अंजला ने उसकी नज़रों का जाविया पहचान कर सिमाप के सामने आते हुए उसे छुपाया। उसकी हरकत पर हारिब ने अपनी मुस्कुराहट को भरने से रोका था। सड़क पर खड़ी हैं तो ज़रूर कहीं बाहर ही जा रही होंगी। तंज उभरा था, मगर चेहरे पर अभी भी बला की संजीदगी थी। ओके फाइन, उसने आंखें बंद करके खोली। हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। इस अंजला ने साथ खड़ी सिमाप के कंधे पर मुक्का जड़ा। इस बुद्धू का एडमिशन करवाने। तो इसमें यूं चोरों की तरह घर से निकलने वाली क्या बात है? उसकी तफ्तीश में मुदाखलत पास आकर रुकने वाली कैब ने की थी। वापस आकर सब बता दूंगी, अभी हमारी राइड आ गई है। कहते साथ ही वो सिमाप का हाथ थामे आगे बढ़ी, मगर उससे पहले ही हारिब उसकी जानिब से निकलता हुआ ड्राइवर तक पहुंचा था। अंजला तेवरी चढ़ाए रुककर उसे देखने लगी। उसने अपने वॉलेट से चंद नोट निकालकर उसे दिए, फिर हाथ उठाकर उसे खुदा हाफिज बोलकर वापस उनकी जानिब आ गया। उन दोनों की निस्बत उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। ये क्या किया आपने? उसे क्यों भेज दिया? पास खड़ी सिमाप का लिहाज करती हुई धीमी आवाज मगर गुस्से से बोली थी। इतनी मुश्किल से तो राइड मिली थी, और फिर माँ भी घर पर नहीं थी। आओ मैं छोड़ देता हूँ, हारिब ने कहा, मगर मजाला जो वो टस से मस हुई हो।
अगर हमें आपके साथ ही जाना होता तो हम राइड क्यों करवाते? अंजला ने अपनी तरफ से उसके अकल पर मातम किया, मगर वो खामोशी से गाड़ी की जानिब बढ़ गया। नाचार उन दोनों के भी उसके पीछे ही आना पड़ा। गाड़ी में बैठते ही सीट की पच से तर टेके हारिब ने सुकून की सांस भरी थी। यूं लगा था जैसे जन्नत में आ गया हो। पानी की बोतल को खोलकर मुंह से लगाया और फिर 3 घूंट में खाली करके ही वापस रखा, और फिर सर अंजला की जानिब घुमाते हुए दोनों की इंटेरोगेशन का दूसरा मरहला शुरू किया था। हाँ तो बताओ, इसमें झूठ बोलने वाली और यूं छुपकर जाने वाली क्या बात थी? क्या मुसीबत थी जो इसके पीछे पड़ गई थी? जाने इस इंसान को कब समझ आएगी, हर बात हर मौके पर करने वाली नहीं होती। अंजला रज के रिच हुई थी। हारिब, मैं बाद में बता दूंगी, ओके? उसने पिछले नशिस्त पर बैठी सिमाब की जानिब इशारा किया। हारिब ने गहरी नज़रों से उसे देखा था। उसकी आंखों ने सरगोशी की वो झूठ नहीं बोल रही। हारिब समझते हुए खामोश हो गया। अब अगला सीन। सिमाब का एडमिशन करवाने के बाद वो हत्तुल इम्कान घर में ही टिके रहने की कोशिश कर रही थी। हर मुमकिन एतराज़ बरतते हारिब को नज़रअंदाज करने में जुटी हुई थी। उसका एडमिशन के लिए वो भरी धूप में दोनों के साथ ख्वार होता रहा था। बावजूद इसके गर्मी ना सिर्फ उसके चेहरे पर असरअंदाज हुई थी, बल्कि उसकी सेहत पर भी खासा असर छोड़ती थी। वहाँ से वापसी तक उसके सर में दर्द शुरू हो चुका था और ख़ुद भी गर्मी से बदहाल हो चुका था। महमूद अंकल ने बताया था, घर पहुंचकर उसका सर का दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया था। इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं दिल में नरम गोशा पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी जानिब वो उसकी नज़रों के इर्तकाज़ भी नहीं भुला पाई थी। जैसे वो उस दिन उसकी एक एक हरकत को अपनी नज़रों में रखे हुए था। वो जाहिर कर रहा था वो आराम से टलने वाला नहीं था। उसने भी तहिया कर लिया था, जब तक वो कोई कहानी नहीं बुन लेती उसके सामने जाने से एतराज़ ही बढ़तेगी। मसला कहानी गढ़ने का नहीं था, ऐसी कहानी गढ़ने का था जिस पर वो यकीन कर लेता। औरों की तरह वो उसकी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन नहीं लाता था, और इसी सबब पहली बार उसको कहानी गढ़ने में मुश्किल हो रही थी। वो अपने अंगूठे और छोटी उंगली को आपस में टकराते हुए कमरे में टहलती मुसलसल कोई नया झूठ तरतीब देने में लगी हुई थी। जब ही सिमाब दस्तक देकर उसके कमरे में आई थी। इस बेचारे ने किसी दिन यूं ही चीख चीख कर मर जाना है। उसने अंजला का फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया जो मुसलसल बज रहा था। अंजला की फ़ोन पकड़ते ही वो अलमारी सेट करने बढ़ गई। अंजला मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देख एक नज़र ड्रेसिंग रूम में खड़ी सिमाब पर डालकर टेरेस पर आ गई। सामने से सलामती भेजी गई, उसने भी वापस से सलामती भेज दी। कुछ पल के बाद उसने कहा, आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर हूँ। उसके आवाज़ से महसूस हो रहा था वो अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आपने फ़ोन क्यों किया? उसने बज़ाहिर बेजार होते हुए धड़कते दिल के साथ आंखें बंद करते पूछा। ये तुम एक बार बैठकर आराम से फैसला क्यों नहीं कर लेती? तुमने मेरे साथ फॉर्मल रहकर बात करनी है या इनफॉर्मल? वो खुशगवार से लहजे में कहता बात को बिला वजह तूल दे रहा था। मुझे लगता है आप बहुत फारिग हैं, मगर देखें मेरे पास करने को बहुत सारे काम हैं। जैसे कि रोना? उसने अपनी हंसी दबाई। वो बचपन में ऐसे ही करती थी, उससे हर बात का हल रोने में नजर आता था। शुक्र करें आप मेरे सामने नहीं हैं, वरना मैं आपको बताती। आप इंतहाई फारिग इंसान हैं, खुद तो पता नहीं कुछ करते हैं कि नहीं, मगर किसी और को भी नहीं करने देते। उसने गुस्से का सहारा लेते हुए कॉल काटनी चाहिए, मगर उसकी अगली बात पर वो रुक गई। वैसे मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, अपनी दाएं जानिब देखो। अंजला ने फ़ोन कान से लगाए ही वो साथ वाले टेरेस पर देखा। वो चेहरे पर ढेरों शरारत लिए मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था। वो आज डार्क ब्लू कलर की शर्ट देवतन किए हुए बाजुओं को कोनियों तक फोल्ड किए हुए था। एक बात तो तय थी, उसके कपड़ों का स्टाइल और उनके रंग का इंतखाब मौसम पर खासा इन्हिसार करता था। बालों को सेट करने की ज़रूरत उसे महज ऑफिशियल गेटअप में ही पेश आती थी। आम हालात में वो उनको सेट भी नहीं किया करता था। वो उसकी खूबसूरती के लिहाज से खुद ही वैसे ढल जाया करते थे। अभी भी निकले चेहरे पर बिखरे बिखरे बाल खूबसूरती और वजाहत के मुनफरिद तारीफ लिख रहे थे। बादलों ने सूरज को अपने पीछे लेते माहौल की फुसूम में मोहब्बत के रंग भरते सामने खड़ी लड़की को मुकीद किया था। धीमी हवा के संग झूमते पौधे अलग ही तरन्नुम छेड़ने लगे थे। वो सामने खड़ा उसे मुस्कुराकर देख रहा था। उसके मुस्कुराते चेहरे का साथ देती उसकी आंखों के जेरे असर इर्द गिर्द की चीज़ों का असर जाहिर होने लगा था। उसके कदम धीमे पड़ते रुक गए, दिल की धड़कनें भी ब्रेक इवन पर आई थीं। अंजला, उसकी पुकार से मोहब्बत के तखय्युल से खींच लाई। तुमने मुझे कुछ बताना था। वो वहीं से ऊंची आवाज़ में बोला। एक बात तो तय थी, यह आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो तेज से कदम लेते उसके जानिब बढ़ाई। आहिस्ता तो बोलें, अगर मैंने ये चीज़ आपको बता ही दी तो क्या अब आप उसका इश्तिहार लगाएंगे? उसने तब कर कहा। हारिब ने मुसालियाती अंदाज में अपने हाथ ऊपर उठाए। ओके। वो अब अपनी और हारिब के टेरिस की मुहल्लिका दीवार के पास खड़ी कुछ कहानी करने का सोच रही थी, जब हारिब ने उसे फ़ौरन तंबीह की।
अंजला, तुम जानती हो अब मेरी तुम्हारी आंखों के साथ दोस्ती हो गई है। वो शरारत से दीवार पर हाथ रख के उसकी जानिब झुका। और अब मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ। वेरी फनी। उसने टेढ़ा मुंह किए इसका मजाक उड़ाया। अच्छा इधर देखो। वो उसकी आंखों पर नजरें टिकाए बोला। अंजला ने बेजारियत लिए उसकी जानिब देखा। नहीं, उसकी आंखों में झांका और अगले ही लम्हे आंखों का रुख फेर लिया। हारिब का कहका बेसाख्ता था। कहा था ना, हारिब के दिल की तुम्हारी आंखों के साथ दोस्ती हो गई है। ऐसी खुद साख्ता मुसल्लत की गई दोस्तियां अक्सर इंसान को मुंह के बल गिराती हैं। उसने तमस्कर उड़ाया। मैं इस दोस्ती में मुंह के बल गिरने को तैयार हूँ। वो मुस्कुराया। उस पसे पर्दा बातें मालूम नहीं थी जब भी इतने आराम से बात कह गया। मुस्तकबिल के खौफ के साथ खड़ी अंजला का दिल डूब कर उठ रहा था। अब बात बताओ। अंजला ने एक लंबी सांस हवा के सपोर्ट की। इतनी आसानी से उसका पीछा छूटने वाला नहीं था। उसने बेसाख्ता ही अपना चेहरा मुंडेर पर झुकाया, फिर अगले ही लम्हे से उठाकर हारिब की जानिब देखा। ओके फाइन, मैंने डैड से नहीं पूछा था उसके एडमिशन का, और पूछ भी लेते तो वो कभी इजाज़त नहीं देते। बिल आखिर उसने हथियार डाल दिए। और आंटी, उनको पता है? वो एकदम संजीदा हुआ। अंजला ने नफी में गर्दन हिलाई। मगर क्यों? तुम उन्हें तो बता सकती हो ना। उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। नहीं। वो कुछ पल को रुकी। हारिब उसे ही देख रहा था। वो किसी दूसरे के लिए मुझे कभी डैड के सामने नहीं आने देंगी, और ख़ुद भी नहीं आएंगी। उसका चेहरा मुरझा गया। अगर उन्हें बताओगी नहीं, उनकी मदद नहीं लोगी, तो उसकी फ़ीस कौन देगा? मैं खुद दूंगी। बिना सोचे समझे वो रवानी में बोल उठी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए अंजला? अंजला उससे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। उसे अपनी हथेली भीगती हुई महसूस हो रही थी। उसने फ़ोन को बाएं हाथ में पकड़ते दाएं हाथ की हथेली को अपने कमीज से साफ किया। उसका यह अमल हारिब से छुपा नहीं रहा था, और यही हारिब को उसके मुतल्लिक मज़ीद तशवीश में डाल गया था। उफ अंजला, तुम्हारी ज़ुबान। अंजला ने खुद से कहा, फिर संभलते हुए बोली। अपनी पॉकेट मनी से? तुम्हें इतनी पॉकेट मनी मिलती है, तुम उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी दे दोगी और हॉस्टल के अखराजात भी। आपको इस पर कोई एतराज़ है या आपको उधार चाहिए? वो जिस तरह जवाब दे रही थी उसकी आवाज़ में कहीं पुख्तगी महसूस नहीं हो रही थी। अंजला, तुम क्या करती फिर रही हो? मुझे सच में परेशानी हो रही है। हारिब ने फिक्रमंदी से कहा। वो उसके जवाब का मुंतज़िर था, उसकी तसल्ली का, उसकी वजाहत का। वो खामोश खड़ी रही। उसके चेहरे के तासुरात भी अजीब हो गए थे। हारिब ने उसके बाजुओं से पकड़कर कदरे नरमी से झंझोड़ा। अंजला, कैसे करोगी ये? उसने सहमी हुई नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए अपने कंधे को पीछे करते हुए उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराया और बिना कुछ कहे अपने कमरे की जानिब बढ़ाई, यूं जैसे राज खुलने का खौफ हो। वो पीछे खड़ा उसे देखता रह गया। अंजला के कान में हारिब का जुमला इको की मानिंद गूंजने लगा। वो आहिस्ता से चलती हुई आई और अपना सर थामते हुए बेड पर लेट गई। उसे यूं लग रहा था जैसे दिमाग के अंदर के सारे खलियात जमघट्टा बनाकर घूमना शुरू हो गए हों। अंजला, तुम क्या करती फिर रही हो? ये रोहेल की गर्लफ्रेंड है। हम कितने भी लिबरल हो, मगर हम कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। बदकिरदार औरत किस यार के साथ भागने लगी थी? कबूल है, कबूल है, कबूल है। तलाक दी। कानों पर हाथ रखे वो घुटनों को इकट्ठा करते अपने पेट के साथ लगाए आंखें मूंद गई। आंखों की एक लड़ी आंख से टूटती बालों को सैराब कर गई थी। अंजला की बातों ने उसे उलझा कर रख दिया था। वो कुछ सोचते हुए कासिम की जानिब चला आया। मुलाजिम ने उसे बताया वो घर पर नहीं है। वो ड्राइंग रूम में ही बैठकर उसका इंतजार करने लगा। उसने हालात के इस कदर संगीन नोयत का गुमान नहीं किया था। जो भी सूरत हाल रही थी वो इतनी बुरी भी नहीं थी जो उन दोनों के बीच मशरिक मगरिब का फासला खींच देती। उसे वो दोनों दरिया के किनारे की मानिद मालूम हो रहे थे, जिसकी मुसाफत शायद लंबी हो, मगर अख्ताम पर वो कहीं ना कहीं मोहब्बत की किसी सरहद पर मिल जाते। मगर अभी कुछ देर पहले ही उससे बात करके मालूम हो रहा था कि उसका रुख किसी और ही मंजिल की जानिब हो चला था। अंजला, तुम आखिर ये क्या करती फिर रही हो? सोफे पर बैठा वो कोहनी नशिस्त के बाजू पर टिकाया अंगुश्ते शहादत को मोड़े होंठों पर रखे इस वक्त उसी की सोचों में गर्क आलूद था। दिमाग पर फिक्र की शिकनें उभर रही थीं और बाजू में मजबूती की अपनी ही शान लिए रग उभर रही थी। उसने कहा था वो लोग सिमाब का दाखिला करवाने जा रहे हैं, और घर में ना बताने की वजह इजाज़त का ना मिलना। इस हद तक तो बात समझ आ रही थी, मगर उसकी दाखिला फीस, हॉस्टल फीस, आखिर उसके पैसे अंजला के पास कहाँ से आए थे? ये एक बात थी जो उसे मुसलसल खटक रही थी, जो हारिब को इसके मुतल्लिक तशवीश में डाल रही थी। सॉरी यार, मैं बाजार गया हुआ था। कासिम की आवाज़ पर अपनी सोचों से निकला। कासिम चाबी और मोबाइल मेज़ पर रखकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया।
यूं अकेले क्यों बैठे हुए हो? ऊपर चले जाते, लारेब तुम्हें कंपनी दे देती। लारेब या तुम्हारी कज़न? हारिब ने चिढ़कर कहा। उसका अंदाज ऐसा था, कासिम अपने कहके को रोक नहीं पाया। कासिम महसूस कर चुका था कि एक ही मुलाकात में हारिब की तौबा करवा गई थी, मगर सलाम था उसकी अजीब किस्म की आला ज़ैफ़ी को, जिसने अभी तक उसकी बाबत कोई जहर आलूद बात नहीं की थी। तुम्हें वो इतनी नापसंद क्यों है? कासिम ने अपनी शरारत को रोकते हुए चेहरे पर संजीदगी ले कहा। मैंने कब कहा नापसंद है, और मुझे वो पसंद होनी भी क्यों चाहिए? हारिब ने नाराज़गी से कहा। फिर यूं उसको नज़रअंदाज क्यों करते फिर रहे हो? बल्कि ये कहना बेहतर रहेगा, उसे भागते क्यों फिर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, उसकी और मेरी सोच मुख्तलिफ है। हारिब ने बात ही ख़त्म कर दी, मगर सामने भी कासिम था। वो तो अंजला की भी है। इनफैक्ट तुम्हारी और उसकी सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, मगर उसके साथ बात करते वक्त तो तुम्हारे तासुरात खासे खुशगवार किस्म के होते हैं, और लारेब से भी बात कर लेते हो। अगर तुम ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ तुम्हारी कज़न के मुतालिक गुल्फ़ इफ़शानी करूँगा, तो आप खासी गलत फहमी हैं। औरतों को डिस्कस करना मर्दों को ज़ेब नहीं देता। कासिम की बातों से अंदर तक सुलग जाने के बावजूद उसने बड़े तहम्मुल से कासिम से कहा, जिस पर वो पहलू बदल कर रह गया। तुमसे बड़ा जलील इंसान मैंने नहीं देखा। मैं क्यों किसी औरत को डिस्कस करने लगा? हारिफ की बात पर उसको चिढ़ाने के बजाय खुद सुलग गया। अंजना कहती है तुम खासे ठहरकी होकर आए हो। मैं बस यही देखना चाह रहा था, आखिर किस पैमाने तक ठहरकी होकर आए हो जो अंजना से भी हैंडल नहीं हो रहे। जितना भी होकर आया हूं, मगर माँ बाप से छुपकर आशिकी की दास्तान अभी तक नहीं लिख पाया। हारिफ ने तंज का वार किया। फौरन उसे अपनी जिद से आगे आया। लानत, ऐसे ही तंज के तीर चला सकते? तुम्हें मेरी अमौर इनकी चावला की चप्पल का पता नहीं है? वो खौफजदा सा बोला। पता नहीं चावला ने भी क्या सोचकर ये चप्पल बना दी। जब पड़ती है तो पीठ पर चिपक ही जाती है। वो दुख से बोला। यह अंजला की पॉकेट मनी कितनी होगी? हारिफ ने उसकी तकलीफ पर रत्ती बराबर में दुख का इजहार किए बगैर अपने मतलब का सवाल पूछा। कासिम ने उसकी बेहद नाई पर मुंह बनाया। क्यों, तुम्हें उधार चाहिए? वो उसका मजाक उड़ाता हंसा। उसके सवाल पर हारिफ ने अजीब ही नज़रों से उसे देखा था। फिर उसके माथे पर बेजारियत की सलबटें उभरी। ये तुम लोगों के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा कम है, या फिर शायद सभी के सभी खिसके हुए हो? कासिम उसकी बात पर हंसता चला गया। दोनों। कुछ तवक्कुफ के बाद हारिफ बड़ा संभल कर कहा। खैर, ऐसी मुझे तशवीश हो रही थी। जब देखो कहीं बाहर ही मिलती है। मुझे हैरत होती है, आखिर ये कभी घर पर टिकती भी है? ऐसा लगता है जैसे हर मॉल में उसका शेयर हो। तुम्हें रेस्टोरेंट में डेट मारते हुए पकड़ लेती है, इसलिए उसकी पॉकेट मनी से जेलस हो रहे हो? ये भूल जाते हो ना, डेट पर होता कौन है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ओप्स, हमारी होने वाली भाभी। उसने आखिरी जुमला ऊंची आवाज़ में कहा। कासिम ने उसे घूरा। माशाल्लाह से उसके दोस्त बहुत हैं, वो इत्मीनान से बोला। हारिब ने बकौर उसकी आंखों में देखा, यूं जैसे यकीन ना आया हो कि कासिम सच में उसका दोस्त है। तुम उसके दोस्त ही हो ना, और दोस्त भी वो जिसको खासा गुमान है कि वो उसे जानता है। क्या मैंने तुमसे सर्टिफिकेट मांगा? अंजला के मामले में हर दोस्ती हर लिहाज बलाएताक था। अच्छा, हमें भी मिलवा दो ऐसे दोस्तों से जो रोज़ आपको मुफ्त में खाना खिलाएं। इतने पैसे तो लड़के अपने महबूबा पर भी नहीं लुटाते जितने वो कॉल तुम्हारे अंजला के दोस्त इस पर लुटा देते हैं। वो तो मस्कराना लहजे में गोया हुई। ऐसे दोस्तों के लिए इंसान के खुद के भी करतूत अच्छे होने चाहिए। ये तो सही कहा तुमने, इसीलिए शायद मुझे तुम मिले हो। कासिम ने भी उस पर चोट की। वैसे चचा ने 1 महीने से उसकी पॉकेट मनी बंद की हुई है, बिल्कुल वैसे जैसे जंग के दौरान कमज़ोर फरीक का राशन पानी बंद किया जाता है। फिर कासिम ने शरारत से उसकी जानिब देखा। जस्ट इन केस अगर तुम उससे उधार मांगने का सोच रहे हो तो इस ख्याल को झटक दो। हारिफ उसका बाकी का जुमला नहीं सुन पाया था। उसका दिमाग कहीं और उलझ गया था। उसकी आमदन का एक ही जरिया था, जो होता था वो भी बंद हो चुका था। फिर उसने कैसे कह दिया वो सिमाप की फीस खुद देगी। अब अगला सीन। कासिम ऑफिस से ही अपनी बाकी टीम के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल आया था। सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले वो अंजला से मिलने आया था, मगर वो सो रही थी। उसे अंजला को जगाना अच्छा नहीं लगा था और वो बिना उससे मिले ही ऑफिस आ गया था। अब जो गाड़ी एयरपोर्ट की जानिब बढ़ रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था। वो ड्राइवर को गाड़ी घर के जाने बोर्ड लेने का कह दे, मगर फिर अम्मा की चावला की चप्पल और अब्बा के गुस्से से भरपूर आंखें दिखाई पड़ती और ये ख्वाहिश ठंडी पड़ जाती। गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंची और वो बुझे बुझे दिल से नीचे उतर आया। उसके बरक्स उसकी टीम खासी पुरजोश थी। ये पहली बार था कासिम और उसकी टीम प्रोजेक्ट को देखने जा रही थी। इससे पहले वो खुद नहीं जाता था और उसकी टीम भी उसके साथ मारी जाती थी।
आपकी बार उन सबको अपनी सलाहियतें दिखाने का पूरा मौका मिल रहा था। और फिर कासिम की फितरत भी खासी ठंडी किस्म की थी। ड्राइवर सामान निकालने लगा, उन सबको छोटा वेटिंग एरिया की जानिब आ गया, जहाँ वरीशा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसे कुछ ही देर पहले उसका मैसेज मौसूल हुआ था। वरीशा उसको अपनी जानिब आता देखकर मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ? कासिम ने खुशगवार हैरत से कहा। वो यहाँ उसकी आमद की तवक्को नहीं कर रहा था। हाँ, तुम पहली बार यूँ मम्मी डैडी के बगैर जा रहे हो। मैंने सोचा चेयर अप करने के लिए ज़रूर आना चाहिए। हाँ, वेरी फनी, उसने मुंह बिगाड़ कर कहते हुए चेहरे पर एक नरमी का तासुर बरकरार रखा था। इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? मजाक कर रही थी, उसने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए कहा। कासिम ने नफी में सर हिला दिया। अंजला से ना मिल पाने की वजह से उदास हो? वो उसके चेहरे को देखती धीमी सी मुस्कुराहट के साथ पूछ रही थी। नहीं तो, उसने फट से कहा। वो वादा अब्बा की तरह वो भी झाड़ी ना पिला दे। वरीशा हंसती। डोंट वरी, हम सब हैं उसके पास, वो बड़ी अपनायत से कह रही थी। उसकी बात में कोई खोट महसूस नहीं हो रहा था। उसके लहजे पर कासिम के कंधों से बोझ झटने लगा था और उसका असर उसके चेहरे पर भी नजर आने लगा था। तुम कहो तो मैं इतने दिन उसके घर शिफ्ट हो जाती हूँ, वरीशा ने आंख दबाकर कहा। वो सर झटकता हंस दिया। परेशान हूँ, मगर अब इतना भी नहीं कि अपनी होने वाली बीवी को नंदों के झुरमुट में तनहा भेज दूँ। नंदे भी वो जिन्हें शैतान भी अपना उस्ताद मानता हो। वरीशा की बातों ने उसे तकफीयत बख्शी थी। कासिम की बात पर वो दोनों एक साथ हंस उठे। वहाँ बैठे लोगों ने मुड़कर उनकी जानिब देखा। उन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर दोनों की आंखें मुस्कुरा उठीं। शुक्रिया, कासिम ने कुछ पलों के बाद धीमी आवाज़ में कहा। वरीशा ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। शुक्रिया, तुम मुझे रुखसत करने आई। मेरी रुखसती का हिस्सा बनने आई, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। वरीशा बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त के उसकी बात सुन रही थी। पिछले मुलाकात में इसे इतना अंदाज़ा तो हो गया था वो सब कज़न्स कितने ही आपस में घुले मिले हुए हों, भले हर तरह की अजीब बातें कर लेते हों, मगर जज्बाती बातें करना उनके दायरा अख्तियार से खासा बाहर था। और कासिम के दायरे से तो खासा ही बाहर था। जब वो इजहार करता इंसान को संजीदगी के बजाय हिस्से मजाक का लुत्फ देता, और अभी भी यही हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से शुक्रिया अदा करने की कोशिश कर रहा था। वो बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से उसे सुन रही थी, जबकि अंदर उसका दिल कासिम की बातों पर कहका लगाने को कर रहा था। कितनी दूर से आई होगी? तुम्हारा ऑफिस भी इतना दूर है और पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है। वैसे तो तुम्हारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कंपनी ही बेयर करती है, फिर भी इतनी महंगाई के दौर में भी किसी के लिए फ्री पेट्रोल का भी खर्च करना दिल गुर्दे का काम है। उसने उसके शुक्रिया में मस्करी की कथा लगा दी। तो तुम मेरे लिए दिल गुर्दे का काम ना करते? उसने भी हंसते हुए शरारत से मस्करे में डूबा खासा जज्बाती सवाल किया था। तुम दिल गुर्दे की बात कर रही हो, मैं जिगर हड्डी पसली वाला भी कर लेता। कमाल संजीदगी और पुख्तगी से उसने कहा। और मैं बता दूं, जिनसे मोहब्बत हो उनके लिए दिल गुर्दा देखकर नहीं, मोहब्बत देखकर पेश हुआ जाता है, कासिम ने उसकी आंखों में देखते कहा। कहीं कसाईयों से तो ताल्लुक नहीं? अभी बता दूं, मेरा दिल कमज़ोर है। वरीशा ने दिल पर हाथ रखा। फिक्र नहीं करो, मेरा एक दोस्त हार्ट सर्जन है, उसने भी इनकार के बजाय तसल्ली दी। ये तो और खौफनाक बात है, डॉक्टरों का दूसरा नाम कसाई ही होता है। इनफैक्ट कसाई तो फिर बकरा हलाल करते हैं और डॉक्टर बंदा ही हलाल कर देते हैं। उसने चेहरे पर खौफनाक तासुरात लिए कहा और फिर हंसना शुरू हो गई। तुम्हारा साथ तकवीत बख्शता है, कासिम ने संजीदगी से कहा, और वरीशा की हंसी को ब्रेक लगी थी। वो आंखों में ढेरों हैरानी लिए उसे देखने लगी। कासिम उसके तासुरात से देखकर महसूस हुआ था। माना हम लोगों का इजहार वाला स्टीव थोड़ा ढीला है, मगर मोहब्बत वाला खासा टाइट है। अब की बार वो दोनों कितनी ही देर हंसते चले गए। कासिम महबूद था उसे देखता चला गया। उसका दिल खूबसूरत था, हसद से बदगुमानी से पाक। सामने खड़ी लड़की पर अल्लाह का खास एहसान था, जिसने उसके दिल को इंसानी बुग़्ज़ के मैल से साफ रखा हुआ था। वो अच्छी लग रही थी, उसका कल्ब मोहब्बत का सहर लिए हुए था। तुम्हारी टीम तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, कासिम को खुद को मोहब्बत से देखता पाकर उसने बेसाख्ता ही अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। अल्लाह, कासिम ने खासा जोर देकर एक अदा से कदरे ऊंचे कहा था। वहां आसपास के लोगों ने मुड़कर उन दोनों की जानिब देखा। उन सबका स्क्रू सच में ही ढीला था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे इस दौर में भी शर्माने वाली बीवी मिलने वाली है। आप भी ज़रा ध्यान से, इस दौर में बीवियों की शर्म हया का दौरानिया खासा मुख्तसर होता है। उसके बिगड़ते तेवर देख कासिम ने फ़ौरन से हाथ खड़े कर दिए। अपना ख्याल रखना,
अल्लाह हाफ़िज़। उसने मुस्कुराते हुए बहुत सादा से अल्फाज में जज्बात से भरपूर लहजा लिए मोहब्बत भरी दरख्वास्त की थी। वरीशा ने मुस्कुराते हुए हल्की सी सर को जंबिश देकर उसे भी दुआ दी और वो उसके साथ पर तशक्कुर से भरी एक आखिरी निगाह उस पर डालकर अपनी राह हो लिया। वरीशा को वहाँ देखकर उसके साथ वक्त गुजारकर उसका मूड पहले की निस्बत खुशगवार हो गया था। फिर भी दिल में कहीं ना कहीं अंजला से ना मिल पाने की एक कसक रह गई थी और दूर खड़ी वरीशा उसकी चाल से महसूस कर सकती थी। वो अरूज की सीढ़ियाँ बददिली से तय कर रहा था। पहला शख्स था जो किस कदर बोझल कदमों से खुशकिस्मती को खुशामदीद कहने जा रहा था। उसकी टीम के लोग वहाँ खड़े उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर उसने अपना हैंड कैरी थाम लिया और अपनी टीम के पीछे मरे मरे कदमों से एयरपोर्ट के अंदरूनी बिल्डिंग की जानिब कदम लेने लगा। शहजादे, जुबान फरीदा! अंजला की चिल्लाती हुई आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। उसकी टीम समेत उसने मुड़कर हैरानी से पीछे देखा। वो अंजला ही थी। वो शशदर खड़ा उसे देखता रहा, हैरानी के समंदर में गोता खाने लगा। जब भी वो भागती हुई जहाज़ की तरह उड़ती उसके गले से आ लगी थी, वो उसे थामता हुआ खिल उठा था। मेरी शेरनी! उसके लबों पर चंद लम्हों पहले वाली सिनाज़मी कहीं दूर जा सोई थी। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। मुझे लगा मैं अपनी बहन से मिले बगैर ही जाने वाला हूँ। अंजला ने उसके बाजुओं में से अपना सर निकालकर खुद को आज़ाद करवाते तीखे नकोशलियों से देखा। शर्म नहीं आई इस कदर उम्मीदों के आला मीनार तमीर करते हुए? ऐसे कैसे ना आती? आखिर को हमारी बहू रुखसत होकर परदेस जा रही है। उसने शरारत से आंख दबाई। उसकी टीम के एक साथ उभरते कहकों पर वो सुलग कर रह गया। अकेली आई हो? उसने माथे पर शिकने लिए इस्तफसार किया। उससे कुछ बईद नहीं था वो रात के इस पहर अकेली आ गई हो। अंजला ने एक जानिब को होते हुए अपने पीछे खड़े हारिब की जानिब इशारा किया था। हारिब ने हाथ उठाते हुए कंधे अचका दिए। अब इतनी दूर रात में अकेले तो नहीं आने दे सकता था ना? वो मासूमियत से जवाब पेश करता उसकी जानिब बढ़ाया। कासिम ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। मेरी बहन को ज़्यादा तंग ना करना। कहने के साथ उसने शरारत से अंजला की जानिब देखा। और हाँ, मेरे आने तक मेरी बहन से। बात करते करते वो रुका और अपनी 2 उंगलियों से माथे को मसलते हुए जहन पर जोर डाला। फिर अंजला की जानिब देखा। कितने फुट दूर रहना था? कासिम के बच्चे! अंजला ने सूरज से आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा। उसने भागकर हारिब के पीछे होते हुए खुद को बचाने की। उसके जानिब बढ़ता अंजला का हाथ और कुछ नहीं आया तो उसने कासिम की शर्ट की जेब भी पकड़ ली। वो जैसे ही पीछे हुआ उसकी जेब उधड़ती चली गई। वो दोनों ही बेयकीनी की अथाह गहराइयों में डूबते जा रहे थे। हारिब के जानदार कहके ने वहाँ बैठे उन बच्चे कुचे लोगों को भी अपनी जानिब मुतवज्जा करवा लिया था, जो इस शानदार मंजर को देखने से महरूम रह गए थे। कासिम हवंतकों की तरह मुंह खोले कभी अपनी शर्ट को, कभी एयरपोर्ट पर मौजूद खुद को देखते लोगों को और कभी अंजला को देखता। फिर जब किसी पर बस नहीं चला, उससे साथ खड़े हारिब का कंधा सेंक दिया। आफत, ये क्या किया है तुमने? कासिम मुंह लटकाया अंजला को देख रहा था। मैं ऐसे भिखारी बनकर जाऊंगा? वो बदिक्कत मुस्कुराई और आगे बढ़ी। अरे कुछ नहीं हुआ, बस जब कोई देखे तुम अपने आईफोन को हाथ में पकड़ लेना। और ये अंजला ने उसका रोलेक्स की घड़ी पहने हुए वाला हाथ पकड़कर कदरे ऊपर करते हुए हिलाया। इसको यूं यूं हिला देना, वो समझ जाएंगे बच्चा गरीब नहीं है, बस माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहीं हीरोपंती करके आ रही है। वो अपनी हंसी को जब्त किए उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। लोग क्या कहेंगे? वो बिना उसकी बात को खातिर में लाए रूहान सा हुआ। जो कोई कुछ कहे उससे कहना मेरे पास तो यही है, तुम नहीं दिला दो। अंजला ने कहने के साथ ही मदद तलब नजरों से हारिब को देखा। अंजला ठीक कह रही है, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। हारिब ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा, तो अंजला ठीक कह रही है। वो उसकी बात पर सिर हिलाते हुए हारिब के सामने आ खड़ा हुआ और कीना तोड़ नजरों से उसे घूरने लगा। हारिब ने उसकी नजरों को और बिगड़ते तेवरों का कोट क्रैक करते ही अपने हाथ सीने पर रखे थे और फौरन से पीछे को होते हुए नफी में गर्दन हिलाई। सोचना भी मत, दोस्त के लिए जान तो दी जा सकती है, इज्जत नहीं। कासिम ने भरी में उठाकर उसे चैलेंजिंग अंदाज में देखा। अच्छा, तो ऐसा है प्यारे? उसने अंजला की जानिब गर्दन घुमाई। इससे कहो ये अपनी शर्ट उतार कर मुझे दे। वो थरकुमाना लहजे में बोला। हैरत के मारे अंजला की आंखें बाहर आईं। अंजला, उसने तिरश्तगी से कहा। वो लब काटते नीचे देखने लगी। उसको झिझकते देखकर हारिब ने भी सुकून का सांस लिया था। शुक्र उसने कह नहीं दिया था। अंजला, या तो तुम इसे कहोगे या मुझे अपनी शर्ट उतार कर दे, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वापस जा रहा हूँ। कासिम ने बात कर ताम पर हाथ उठाकर अतर लहजे में कहा। अंजला शर्मिंदा हुई। माफ़ करना, मेरे भाई की गैरत ज़रा घोड़े गधे बेचकर सोने चली गई है। अंजला ने उसका बाजू पकड़कर उसे हारिस से थोड़ा सा दूर किया। अकल करो कासिम, मैं किसी गैर को बोलती अच्छी लगूंगी कि वो अपनी शर्ट मेरे भाई को दे दे?
अंजला ने भी अदाकारी के भरपूर रिकॉर्ड तोड़े थे। कासिम ने अपना बाजू उससे छुड़वाया। डैड ने मुझे कहा है हारिब का तुम्हारी बहन से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है ये तो मैं उनसे नहीं पूछ पाया। चलो शाबाश, अपने ताल्लुक को इस्तेमाल करो जल्दी और बात मनवाओ। हारिब और अंजला की नज़रें बेसाख्ता एक दूसरे से मिली थीं और अगले ही लम्हे हारिब के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई। अंजला ने सूरज से अपनी नज़रों का मरकज़ बदलकर कासिम को आंखें दिखाईं। वो उसकी घुरियों को बगैर किसी खातिर मिलाए दोबारा से बोला, चलो शाबाश, कहो इसे मुझे अपनी शर्ट दे। मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगी ना। वो उसका बाजू पकड़ती मिन्नत करने लगी। नहीं, ये तुम्हारी इतनी हाँ में हाँ मिला रहा था। अब इससे कोई अपनी शर्ट मुझे दे और मेरी शर्ट खुद पहनकर घर जाए। तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हें ये शर्ट दूंगा। हारिब की ठग से इनकार करती जुबान एकदम रुकी थी जब कासिम अंजला का हाथ पकड़कर वापस की जानिब चलने लगा और अंजला ने मुल्तजाई नज़रों से हारिब की जानिब देखा। हारिब ने गहरा सांस लिया और फिर अगले ही पल बिना कुछ सोचे समझे अपनी शर्ट उतार कर उसकी जानिब बढ़ा दी। अंजला का उसका जानिब देख लेना ही काफ़ी था। कासिम ने कमीनी सी मुस्कुराहट के साथ हारिब को अपनी शर्ट पकड़ाते हुए उसके हाथ से शर्ट पकड़ ली थी। शुक्रिया मेरी बहन, मेरी इज्जत बचाने के लिए। उसने डिटाई के साथ शर्ट पहनने के बाद अंजला को अपने साथ लगाया। अपना ख्याल रखना, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो, इस शर्ट से भी ज़्यादा। वो गुस्से से तासुब भरे लहजे में बोली। वो हंस दिया और फिर उसके साथ मिलकर हारिब की जानिब देखा जो उससे मिलने से इनकार करता वहाँ से उल्टे कदम ले चुका था। कासिम भागता हुआ उस तक आया और उसके कंधे पर बाजू रखते हुए उसके साथ चलने लगा। अरे यार समझा करो ना, तुम तो घर जा रहे हो और मैं परदेस। वैसे भी मेरी टीम क्या सोचती, कोई रोब रहता मेरा उन पर। हारिब ने गुस्से से उसका बाजू हटा दिया और आगे बढ़ा। देखो अब यूँ नाराज़ होकर भेजोगे, पहली बार इतनी दूर जा रहा हूँ। वह हारिब की पश्त को देखते हुए बोला। हारिब ने मुड़कर कासिम की जानिब देखा। उसने फ़ौरन से मस्कीन सूरत बनाए अपनी बाहें फैला दी। हारिब सर झटकता हुआ उसके गले से आ लगा। कासिम ने भी उसके गिर्द अपने बाजू ज़ोर से लपेट लिए। बाबा ने अगर कहा है तुम संभाल लोगे, इसका मतलब है तुम वाकई में संभाल लोगे, वरना वो अपने बेटियों से मुतल्लिक किसी पर भरोसा नहीं करते, अपनी सगी औलाद पर भी नहीं। वो दोनों ही हंस पड़े। हारिब ने पीछे हटना चाहा मगर कासिम ने उसे वैसे ही पकड़े रखा। सुनो तो। हारिब ने लंबी सांस अंदर खींचते हुए खुद को पुरसकून रखने की कोशिश की थी। अंजला का ख्याल रखना, और हाँ, ऊंची आवाज़ में बात मत करना, वो सहम जाती है। वो उसके गले से लगा उसे हिदायत दे रहा था। ये बात वो मानती नहीं है मगर वो मर्दों की ऊंची आवाज़ में बात करने से डर जाती है। कासिम बड़े नॉर्मल अंदाज में उसे ये बात बता रहा था। उसके बरक्स हारिब को महसूस हो रहा था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने में निश्तर पैवस्त कर रहा हो। वो अभी तक माजी के ज़ेर असर थी। माजी के ज़ेर से ज़्यादा अजाब क्या ही होता होगा जो ना आपको हाल में जीने दे और ना ही मुस्तकबिल के लिए सांसों का तसलसल बरकरार रहने देता था। कुछ यूं गर्क आलूद हुए हैं माजी में, मुस्तकबिल तो मुस्तकबिल, हाल भी जीना मुहाल है। वो हारिब को छोड़ता पीछे हो गया। उसके चेहरे पर पहली वाली बशाशत अब नहीं थी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, हम सब यहीं हैं, उसके पास हैं। उसने धीमा से मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपकी दी। ये तुम उसे इतनी देर क्या बातें करके आ रहे हो? अंजला ने अपने पास पहुंचते हुए कासिम को जांचती नज़रों से देखा। मैं कह कर आया हूँ। वो अंजला को खुद से लगाकर आखिरी बार मिला कि अंजला से दूर रहना है। वो पीछे हुआ। अंजला हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। कितनी दूर रहना है ये तुम अंजला से पूछ लेना। कासिम तुम्हारी। इसकी बात समझते ही वो बिगड़ी और कासिम की जानिब लिपकी। कासिम ने फ़ौरन से माइकल जैक्सन का स्टेप दोहराते हुए अपनी कमर को आगे किए खुद को बचाया था और फिर एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से की जानिब दौड़ लगा दी। अंजला तब तक वहाँ खड़ी रही थी जब तक शीशे के दरवाजे से नज़र आता उसका वजूद गुम नहीं हुआ था। आ जाओ अंजला, वो चला गया है, हारिब ने आहिस्ता से कहा। अंजला ने उसकी जानिब देखा। अंजला की आंखें नम थीं। अंजला, कुछ ही दिनों की तो बात है, वो पहली बार गया है ना इतनी दूर। वो खज्जल सी हुई। ठीक है मगर अब वो बड़ा हो गया है, हारिब ने शरारत से कहा। अंजला ने उसे घूरा। वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके भाई का मजाक बना रहा था। हारिब ने हाथ खड़े कर दिए। अरे कुछ ही दिनों की तो बात है, उसने वो साल आते बयान दिया। बात दिनों की नहीं होती। जब कोई अपना जाता है तो गम मुद्दत का नहीं, उसके बिछड़ने का होता है। मुद्दत गम नहीं, फिराक देखा जाता है। उसकी आवाज़ में हारिब को हल्की हल्की नमी महसूस हुई। उसने आगे बढ़कर उसे खुद के साथ लगा लिया। तुम ठीक कह रही हो,
तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर एहसास ठीक है। वो उसे खुद के साथ लगाए बहुत आहिस्ता से कह रहा था। वो रोई नहीं थी, मगर उसके बस इतना कह देने से कि वो जो महसूस कर रही है वो गलत नहीं है, वो एहसासात जायज़ हैं। उसकी आंखों के पानी ने हारिब की शर्ट भिगो दी। उसने उसके एहसासात को उसकी मजबूती से मशरूत नहीं किया था, और यही एक बात दिल में कहीं उतरी थी। कुछ देर बाद वो उससे पीछे हुई थी और अपने यूँ जज्बाती होने पर बयानियाँ तलाशने लगी। जवाब पेश करके अपने एहसासात को झुठलाना नहीं चाहिए। हम सब किसी न किसी शख्स के लिए यूं ही जज्बाती होते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप भी जज्बाती होते हैं, उसने हारिब के साथ चलते चलते कहा। वो वापस की जानिब बढ़ने लगा था। दिल है तो जज्बात भी तो होंगे ना, वो चलते चलते उसे जवाब दे रहा था। मैं कासिम लारेब को लेकर बहुत जज्बाती हूँ। आप किसको लेकर इतना जज्बाती हैं? उसने आम सा सवाल सरसरी से अंदाज में कर दिया था, मगर हारिब के जवाब पर उसे एहसास हुआ था अक्सर जो सवाल हमारे लिए गैर अहम होते हैं वो सामने वाले के लिए खासे अहमियत के हामिल होते हैं। तुम्हें लेकर वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसके जवाब पर अंजला के कदम धीमे पड़े थे। मैं उस दिन यहाँ से जाते वक्त बहुत रोया था, तुमसे दूर जाते वक्त बहुत रोया था। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में, जहाज़ में, वहाँ से लैंड करते वक्त मुझे लगा अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे, और मैं जहाज़ में बैठा कितनी देर तक रोता रहा था। सबसे आखिर पर उतरने वाला मैं ही था। वो भी एयर होस्ट ने आकर कहा, सर यहाँ रात के क़याम का इंतज़ाम नहीं। वो याद आने पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसके सामने हमारा मजबूती का ज़ौम ढह जाता है। बातों के दौरान वो दोनों गाड़ी तक पहुंच चुके थे। वो दोनों खामोशी से अपने नशिस्त पर बैठ गए। कुछ पल के बाद अंजला ने कहा, थैंक यू मुझे कासिम से मिलवाने लाने के लिए। थैंक्स टू यू जो मेरे कहने पर मेरे साथ आ गई। उसने गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ते हुए उसकी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो भी धीमा सा मुस्कुरा दी। और वैसे भी तुम्हारा तो मुझ पर हक भी है, हारिब ने शरारत से कहा। अंजला ने अपने लबों पर उभरती मुस्कान को दबा लिया, मगर साथ बैठे शख्स को उसके हम कलाम होने के लिए ज़ाहिरी जवाब का मतलूब नहीं थे। अंजला के खामोशी में मुस्कुराहट दबाते लबों ने आरिस गुलगों पर नूर किए थे और हया अजबर हुई थी। वो गर्दन घुमाकर वापस से बाहर देखने लगी। डिनर करने चलें? वो होठों पर तबस्सुम लिए गाड़ी चला रहा था। यही गनीमत थी, वो पुरसकून सी बैठी हुई थी। अंजला ने गर्दन घुमाकर पहले हारिब को फिर उसकी फटी शर्ट को देखा। यूं कहीं जाया जा सकता है? तुम साथ हो तो कहीं भी जाया जा सकता है। बादलों पर पाँव भी धरे जा सकते हैं और खाक पर नंगे पाँव चहलकदमी भी की जा सकती है। मैं आपकी फटी शर्ट का कह रही हूँ, जहाँ भी जाएंगे सबकी होगी। तुम्हारे संग हर सबकी सर आंखों पर, उसने तहम्मुल से कहा और फिर अंजला के बिगड़ते तेवर देखकर संजीदगी से बोला, अगर मुझे इतनी परवाह होती तो मैं कभी अपनी शर्ट उतारकर कासिम को और उसकी फटी शर्ट खुद ना पहनता। न तुमसे ज़्यादा कुछ अहम है जो मैं सोचने का तरद्दुद करूं, वरना तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा खैरा करता कोई मंजर जिसके जानिब मैं तुम्हारे होते हुए मुतवज्जा हो जाऊं। वो जज्ब से बोला था। 10/10, अंजला ने बिना उसकी लफाजी को खातिर में लाए कहा। हारिब ने भवें उठाकर हैरानी से उसे देखा। उर्दू अच्छी बोल लेते हैं, वो इसकी बात पर बदमज़ा होने के बजाय कहका मारते हुए हंस दिया। अंधेरे के बावजूद मुस्कराने के सबब उसकी आंखों की चमक वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही थी। इसका मतलब है हमारे बीच लैंग्वेज बैरियर नहीं है। चलो अच्छा है, अगर मेरी ज़ुबान समझ आने लगी है तो जज्बात भी समझ आने लगेंगे। उसने सामने पर से नज़रें हटाकर अंजला की जानिब देखा। हमारे बीच शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत से बैरियर्स हैं, और वो इन उल्टे सीधे झूठे मूठे जज्बात के सामने बंद बांधने के लिए काफ़ी हैं। ये तो वक्त ही बताएगा क्या झूठ है क्या सच, उसने अटल लहजे में कहा। वक्त पहले ही बता चुका है, वो भी बात मुंह पर मार रही थी। और वही वक्त कभी हमारी दोस्ती का भी शाहिद रहा है। बिना उसके निश्चित खातिर में लाए वो अपनी सोच पर, अपने एहसासात पर पक्के पांव जमा रहा था। यक तरफा दोस्ती, उसने तस्हीह की। ये बात कहते हुए उसे एक कसक महसूस हुई थी। यक तरफा मोहब्बत हो सकती है, दोस्ती नहीं। और हमारे बीच यक तरफा कभी कुछ नहीं होगा, मोहब्बत भी नहीं। मोहब्बत भी कभी यक तरफा नहीं होगी। तुम्हें लगता है मैंने कभी तुम्हें दोस्त नहीं समझा। एक टेम्परेरी फेज़ था जिसमें अपनी बका के लिए मैंने तुमसे दोस्ती कर ली, और फिर जैसे ही मुझे किनारा नज़र आया मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। मैंने कितना तुम्हारी कॉल्स का इंतज़ार किया अंजला, कितना। उसका लहजा रंजीदा था। मेरी समातों ने तुम्हारी आवाज़ का कितना इंतज़ार किया, मेरे ज़ख्मों ने तुम्हारे मरहम का कितना इंतज़ार किया।
मैंने तुम्हारी हमदर्दी का कितना इंतज़ार किया। मुझे लगा मॉम के इंतकाल पर तुम एक बार तो कॉल करोगी ना। वो दुख से ठहर ठहर कर कह रहा था। सारा फोकस सामने खड़े सड़क पर किए वो माजी की तलखियों को बयान करने लगा था। उन रास्तों पर जाने लगा था जिससे वो मदाम भाग रही थी। वो नहीं जानती थी इन दोनों में कौन किसके हक में किस ज्यादती का मुर्तकिब हुआ है, मगर वो भी एतमाद की उन सीढ़ियों पर नहीं पहुंच चुकी थी जहां वो अपना ज़ाहिर बातिन खोल कर रख देती। ना ही इतनी मजबूत हुई थी जो सर उठाकर बिना किसी नफ़ा नुकसान के सोचे अपनी गलतियों का एतराफ़ कर गुजरती। अगर मजबूत हो भी गई थी तो इस शख्स के सामने नहीं। क्या चाहते हैं? वो मजीद उसको बातें कुरेदने से रोकने के लिए फ़ौरन से बेजारियत से बोली। एक अदना सा डिनर। वो मुस्कुराया। वो दोनों ही अपनी जगह फनकार थे या फिर मौका महल देकर जज्बात बदल लेने में माहिर। देखें, मॉम इंतज़ार कर रही होंगी, आप ज़रा जल्दी घर पहुंचा दें। बात बदल चुकी थी। अब इनकार के लिए माहौल साजगार था। कहो तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उसने बज़ाहिर संजीदगी से अपनी मुस्कुराहट दबाए कहा। ब्लैकमेल कर रहे हैं? उसकी भवें सुकड़ी। अल्लाह रहम, तुम कौन सा मेरी गर्लफ्रेंड हो जो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की धमकी लगाऊंगा? और ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसके बात करने पर तुम्हारी पोजीशन ऑकवर्ड हो सकती है। पोजीशन तो ऑकवर्ड हो सकती है, अंजला ने दिल में सोचा, मगर उसे बताया नहीं जा सकता था। इस बात से अनजान कि वो जानता है था। फिर पूछ लो मैं आंटी से। नहीं, उसने फ़ौरन कहा, जाने माँ क्या समझ बैठती। उसने खुद ही मैसेज के ज़रिए आगाह करना बेहतर समझा। मॉम, मैं आज फ्रेंड्स के साथ डिनर करूँगी। अंजला किधर हैं? किन दोस्तों के साथ हैं? यार आप ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे पहले कभी ना आई हूँ। हाँ, मगर अब कासिम भी यहाँ नहीं है, 9 बजने वाले हैं। कोई मसला हो गया और आप ड्राइवर को साथ क्यों नहीं लेकर जाती? ओह, आपको अच्छा नहीं लग रहा? ठीक है, मैं घर आ जाती हूँ। वो एक बार फिर से अपनी फनकारी दिखाते हुए हारिस पे जान छुड़ाने के चक्कर में थी। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही हारिस ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करने के बाद उसने उन्हें बताया था, नहीं शायद पूछा था। खैर जो भी था वो मुस्कुरा दिया और शुक्रिया करते फ़ोन अंजला को वापस से पकड़ा दिया। अंजला ने जैसे ही फ़ोन कान से लगाया उन्होंने कुछ कहा। अंजला दरवाजे की जानिब होते हुए हारिस से पर्दा करती ज़ुबान दबा कर बोली, आपने मना क्यों नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, और ना ही ऐसा कुछ होगा जैसा ये सोच कर बैठे हैं। उसने आखिरी जुमला कदरे ऊंचा बोलकर हारिब को सुनाने की गर्ज से कहा था। अब अगला सीन। वो उसी लिए शहर के दूसरे किनारे एक जगह खाना खिलाने ले आया था। वो उसके साथ पूरा एतमाद चाल लिए चल रहा था। फटी जेब के साथ भी वो किसी बादशाह की तरह सर उठाए चल रहा था। वो जाजिबे नज़र था। शायद जब भी उसके चेहरे पर से नजरें हटती तो उसके हुलिये पर जाती। अगर जा भी रही थी तो उसे कोई परवाह नहीं थी। जो शहजादी उसके पहलू में चल रही थी वो उसका सर ऊंचा रखने के लिए काफ़ी थी। उस बादशाह को अपनी बादशाहत के लिए किसी ताज की ज़रूरत नहीं थी। उसके हम कदम चलती वो, उसकी संगत उसका ताज लिए हुए थी। सुरमई आंखों पर सड़क पर नजर रोशनियां वही तासुर दे रही थी जो स्याह गहरे आसमान पर तारे देते हैं। सुरमई आंखों पर इर्द गिर्द की रोशनियां स्याह गहरे आसमान पर तारों सा तासुर दे रही थीं, जिनमें एक पल को डूबने को दिल चाहता और अगले ही लम्हे उनकी चमक आंखों को खैरा किए देती। वो इस वक्त उसको लिए शहर के एक नामवर रेस्टोरेंट में आया था। पक्की भूरी ईंटों को नफासत से तराश कर बनाई गई राहदारी पर वो चांदी और पीली रोशनी के संग हम कदम थे। दोनों के सर एक ही अंदाज में उठे हुए थे। सारा रेस्टोरेंट शीशे के दीवार का बनाया गया था और इसकी दीवार के अंदरूनी और बैरूनी जानिब मुख्तलिफ इकसाम के बुलंदो बांग पौधे रखे हुए थे, जिस सबब शायद जहाँ कहीं पौधों में फ़र्क रह गया वहाँ से मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे। यहाँ, अंजला ने हैरत से मुड़कर हारिब की जानिब देखा। यहाँ तो बिना रिजर्वेशन के जगह नहीं मिलती। ये रेस्टोरेंट एक पोर्श इलाके में था और जहाँ आपको कम से कम भी एक हफ्ता पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी। इसी तनाजुर में अंजला ने उससे सवाल किया, तुम साथ हो तो हर मसला हल है। उसने जानदार मुस्कुराहट लिए जवाब दिया था। अंजला इस्तेज़ाइया हंस दी। तुमने रिसोर्स लगाई है? वो नफ़ी में सर हिला रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही गार्ड ने दरवाज़ा खोला। वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ाए। लोग आपको देख रहे हैं। पहले गार्ड और फिर वहां बैठे नफूस की नजरें हारिब पर टिकते देखकर उसने उसके करीब होते हुए कहा, देखने दें, ये बताएं आप किसको देख रही हैं? हारिब ने शरारत से पूछा। वेटर अंजला की कुर्सी खींचकर पीछे करने लगा तो हारिब ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर उसे रोक दिया और फिर खुद उसकी कुर्सी पीछे करते हुए उसके बैठने की जगह बनाई। उसके बैठने के बाद उसने अपनी नशिस्त संभालते हुए भवें सवालियां अंदाज में उठाई थी। बताया नहीं फिर आपने?
जिसको भी देख रही हूँ, कम से कम आपको नहीं देख रही। उसकी आंखों की शरारत को नजरअंदाज करते हुए इर्द गिर्द देखने लगी थी। हारिब ने वेटर को बुलाया और उसके हाथ से मेन्यू कार्ड लेते हुए देखने लगा। वेटर ने एक मेन्यू कार्ड अंजला की जानिब बढ़ाया। वो थामते हुए बददिली से देखने लगी। हारिब ने मेन्यू कार्ड पर से नजर हटाकर उसे देखा। क्या खाओगी? वो उसकी एकदम दिलचस्पी महसूस कर चुका था। मीट मार्गरीटा। उसने मेन्यू कार्ड बंद करते हुए वापस से मेज पर रखा। बस, कुछ खाओगी नहीं? भूख नहीं है। हारिब ने समझते हुए सर हिलाया और आहिस्ता से मेन्यू वापस से मेज पर रख दिया। चलो फिर घर चलते हैं। अंजना ने चौंक कर उसे देखा। इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मुझे भूख नहीं है, अब क्या ज़बरदस्ती खाऊं? उसकी आवाज़ में खफगी दर आई थी और आवाज़ भी खुद ब खुद ऊंची हो गई। मैं कब गुस्सा हुआ? वो भौंचका कर रह गया। तो फिर ये सब करने का और कहने का क्या मकसद है? वो उसे सख्ती से बोली। वो चंद पल उसे खामोशी से देखता रहा। वो अंजला के यूं गुस्सा हो जाने की वजह समझने की कोशिश करता रहा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें भूख नहीं है। तुम्हें खाना ही नहीं खाना तो फिर यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा? वो उसकी बात सुनकर एकदम ठंडी पड़ी। उसे जीने में गलती हुई थी। ये कहानी उसकी माँ और बाप की नहीं थी, ये उसकी और सामने बैठी एक मुख्तलिफ मर्द की थी। उसे मुगालता लगा था। माजी के खौफ ने सामने बैठे शख्स की बात को गलत रंग दिया था। तुम्हें तो खाना खाना था ना? उसका लहजा धीमा पड़ा। महज खाना नहीं खाना था, तुम्हारे साथ खाना था, उसने उसकी जानिब देखते हुए कहा। वो उसकी बात पर कुछ पल के लिए साकित हुई और फिर हाल की खुशगवारी ने बदहाल माजी के बोझ तले दबी सोचों के रद्द-ए-अमल पर नादिम कर दिया। उसने बेबस होते हुए सर मेज पर झुका दिया। उसके सामने वो अजीब ही हरकतें करने लगती थी। चलो आ जाओ, घर चलते हैं। वो मेज पर से अपनी चाबी उठाता खड़ा हुआ था। अंजला ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा, फिर उसकी फटी जेब को, और फिर वो बेबस हो गई थी। हारिब उसके चेहरे के तासुरात पड़ रहा था। मुझे भूख लग गई है। उसने नजरें चुराईं। भूख तो उसे पहले भी थी, मगर उसके साथ बैठकर खाना नहीं था। उस तक जाता कोई दरवाज़ा खुला नहीं रखना था। हारिब ने हल्के से सर को जंबिश दी और वापस से मुस्कुराता हुआ अपनी नशिस्त संभाल गया। वेटर को अपना अपना ऑर्डर देने के बाद वो इंतजार करने लगे। हमारे बाद तुम खासी मसरूफ रही हो ना? हारिब ने अपनी हंसी दबाई। वो इधर उधर देख रही थी। उसके बाद पर उसने गर्दन घुमाते हुए उसकी जानिब देखा। माली बाबा बता रहे थे तुमने हमारे बाद हमारे घर के आंगन को वीरान नहीं होने दिया। खासा गलत बताया है, या शायद वो अपनी मेहनत का क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे होंगे। उसने बात के इख्तिताम पर मुंह चढ़ाया। हारिब बगौर उसके चेहरे को देख रहा था, जिसकी आंखें उससे ज़्यादा बातूनी थीं। बातों पर बाकायदा तासुरात देते हुए बड़ी हो जाती और झूठ पर इतनी ही छोटी। माली बाबा या तुम? उसने बड़ी दिलचस्पी से मुकालमा किया। अगर कुछ किया हो तो उसको मान कर उसका क्रेडिट लेने में कोई मुदाहिका नहीं होता अंजला। सराहा जाना तो हर एक का हक होता है ना? वो बहुत नरमी से उसे कह रहा था। अंजला कुछ पल उसे देखती रह गई, फिर उसने कहा, तुम खासे बदल गए हो। अंजला ने उसकी जानिब कुछ उलझते हुए एतराफ़ किया। हारिब के लब मुस्कुराए। या शायद मुझे बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। उसके अगले धूल चटाते जुमले पर उसकी मुस्कुराहट उड़न छू हो गई थी। या शायद तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर इंसान एक सा नहीं होता। बहुत से एक जैसे हो सकते हैं, मगर सब नहीं। हर किसी पर शक करके आप सरवाइव नहीं कर सकते। सफ़र में किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना? वो भी अपनी राय का इजहार करने से पीछे नहीं रहा था। और वो भरोसा तुम पर ही क्यों? अंजला ने उसकी आंखों में आंखें डाले कहा। मुझ पर ही क्यों नहीं? अंजला के बरक्स उसकी आंखें दुख की अक्कासी कर रही थीं। वो हंसी। तुम्हें इतना सब होने के बावजूद भी ये सवाल मुझसे पूछने की ज़रूरत है? तुम। बात करते करते उसकी नज़र हारिब से पिछली मेज़ पर जा टिकी और वो एकदम खामोश हो गई। कुछ ही फासले पर मौजूद मेज़ के गिर्द बैठा शख्स उसे ही देख रहा था। अंजला ने कदरे तजब्जुब के आलम में उस पर से नजरें हटाकर हारिब को देखा। उसकी आंखों में हैरानी उभरी। अंजला की आंखें सामने बैठे हारिब से होती हुई पीछे उस शख्स की जानिब उठी थीं। हारिब को अनछुबा हुआ। उसने अंजला की नज़रों के ताक़ुब में गर्दन घुमाकर पीछे देखा और फिर वापस से अंजला को। दोनों के ही एहसाब शकन हुए। कुछ देर पहले की निस्बत उन दोनों के बीच तनाव की हाइल एक दीवार पुख्तगी पकड़ने लगी थी। किसी ने पीछे से आकर हारिब के कंधे पर हाथ रखा और उन दोनों की नज़रों का इर्तकास टूटा। हारिब। वो मुस्कुराते हुए पास खड़ा उसका नाम पुकार रहा था। हारिब ने सर उठाकर पास खड़े इंसान को देखा। लगता है तुमने पहचाना नहीं। इतनी जल्दी तुम भूलने वाले थे तो नहीं? मैं दोस्तों के नक्श दिल पर और दुश्मनों के नक्श दिमाग पर तहरीर करने का कायल हूँ, मिस्टर रोहेल। उसका नाम लेते ही वो मुस्कुरा दिया और मुसाफिर के लिए उसका बड़ा हाथ थाम लिया।
इतना वक्त कहाँ गायब रहे? मैंने तो बड़ी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। तुम उस पार्टी के बाद यूं गायब हुए कि फिर दिखाई नहीं दिए। वो हारिब से बात करने के साथ साथ अंजला को भी देख रहा था, मगर अंजला वो महज हारिब को देख रही थी और हारिब वो भी उसे ही देख रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा पढ़ने की तगोदो कर रहे थे। वो शायद उसके चेहरे पर गुस्से, नाराजगी की शिकने ढूंढ रही थी और वो उसके चेहरे पर जाने कौन सा एहसास ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बस कुछ मसरूफ हो गया था। उसने बहुत छोटे से जुमले में जवाब को तरतीब दिया। रुहेल की नज़रें बार बार अंजला के चेहरे की तरफ भटक रही थी, वो जो उसकी वहां मौजूदगी से ही बिल्कुल अताल्लुक बनी बैठी हुई थी। हारिब बड़ी सहूलत से अंजला के सामने आकर खड़ा हो गया, यूं कि वो हारिब के पीछे छुप गई। तारुफ नहीं करवाओगे? ये कौन है? उसने हारिब को उसकी नज़रों के सामने दीवार बनना बखूबी महसूस किया था। मेरी बीवी। हारिब ने अजीब किस्म की फातिहाना से मुस्कुराहट से जाए कहा। हारिब के यूं अचानक कहने पर वो जो सीने पर बाजू बांधे कुर्सी की पश्ते टेक लगाए अपनी टांग को झलाती उनकी गुफ्तगू से खुद को ताल्लुक जाहिर करने बैठी थी, एकदम सीधी हुई। नाइस जोक, रोहेल ने जानदार कहकर लगाया। तुम्हें लगा ये जोक नाइस है? वो कुछ देर पहले की जज्बातियत के जेर असर बोले गए जुमले का असर खत्म करने के लिए बोला था। हाँ, तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर का तो मैं हमेशा से ही फैन रहा हूँ। रोहेल ने दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर थपकी दी। हारिब भी जवाबन मुस्कुरा दिया। वेटर खाना लिए आ चुका था और अब खाना लगाना शुरू कर दिया था। हारिब अभी तक रुहेल की नज़रों और अंजला के वजूद के बीच दीवार बना खड़ा था। रुहेल भी शायद अंजला की नज़रों के इर्तकाज के आस में अभी तक वहीं खड़ा था। अब इतनी देर बाद मिले हो तो क्या खाना नहीं खाने दोगे हमें? हारिब ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ तंजिया अंदाज में से वहाँ से जाने का कहा। रुहेल मुस्कुराया और आखिरी बात उसके साथ विदाई मुसाफिया किया। फिर हारिब की एक जानिब से गर्दन निकाले अंजला को देखकर मुस्कुराया। तुम्हें भी यहाँ देखकर खुशी हुई अंजला। थैंक्स। हारिब ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे कुछ पीछे किया। जब फ्री हो मुझसे ज़रूर मिलना, हमारे दरमियान बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। उसके जुमले के पीछे हकीकत को समझने में उसे मुश्किल नहीं हुई थी। तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ कॉमन नहीं है रुहेल, जेंडर भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा तुम मुझसे और मुझसे मुंसलिक लोगों से दूर रहोगे। वो जिद करती मुस्कुराहट लिए बोला था। अपने अंदर उमड़ते तूफान को बाखूबी मुस्कुराहट के पीछे छुपा गया। अंजला के साथ ताल्लुकात जैसे भी थे, इसका और अंजला के बीच की बात थी, किसी तीसरे के सामने इश्तिहार अंगेजी का मवाद नहीं। रुहेल ने सर हिलाया। मुस्तकबिल में मैं भी तुमसे यही उम्मीद करूँगा हारिब। कहते ही वो वहाँ से चला गया। अंजला उन दोनों की बातें खामोशी से सुनती रही। रुहेल के आखिरी जुमले पर उसका तनफ्फुस बढ़ा था। उसने सामने पड़ा मेज़ पर पड़ा गिलास उठाकर लबों से लगाकर पानी का घूंट भरा। रुहेल के जाते ही हारिब ने एक लंबी सांस अंदर को खींचते हुए खुद पर जब्त किया और फिर अपने नशे से संभाल गया। अंजला ने उसकी जानिब देखा। वो बिना उससे नजरें मिलाए अपना खाना शुरू कर चुका था। अंजला ने भी खामोशी से अपना खाना शुरू कर दिया। अंदर ही कहीं वो उसकी चीखें चलाने के लिए खुद को तैयार करने लगी थी, हर सवाल के वार में जवाबी दिफा। मैं इस क़यामत की तवक्को नहीं कर रहा था। चंद सालों पहले तक इस बंदे की ऐसी जगहों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त तो एक खासा अलग किस्म की जगहों पर ही पाया जाता था। उसने खाना खाते हुए एक तबसरा किया और अंजला की समातों ने इस जुमले को उसके बाप की शबीह से गड़मट किया। मुंह में मौजूद खाना अंजला के गले में अटका। वो क्या कहना चाह रहा था? क्या उसने ताना मारा था? उसने हाथ बढ़ाकर पानी का गिलास लबों से लगाया और फिर आवाज़ को खासा हमवार किए कहा, आइंदा आप दूसरों के सामने मेरे साथ ऐसे रिश्ते मंसूब करने से इज्तनाब ही कीजिएगा। औरों के सामने या रुहेल के सामने? उसने एक पल को खाने से हाथ रोककर अंजला की जानिब देखा। मैं तुम्हें जवाबदेह होना ज़रूरी नहीं समझती, तुम जो चाहो सोच लो। वो तल्ख हुई। फिर तुम्हें समझना चाहिए। अगर मैं खुद को तुम्हारे सामने जवाबदेह समझता हूँ तो तुम्हें भी समझना चाहिए अंजला। उसने भी उसके ही लहजे में जवाब देकर फिर से अपना खाना शुरू कर लिया। अंजला भी खाना शुरू कर चुकी थी। वो जैसे एक दूसरे से मुनफरिद थे। एज एन एंटोनिम ऑफ सिनोनिम इज एंटोनिम। अब अगला सीन। हारिब जिस वक्त घर आया, महमूद साहब लाउंज में बैठे टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहे थे। उसकी फटी जेब देखकर उन्हें भवें हचकाकर सवाल किया। वो उनके पास सोफे पर दराज हो गया। आपकी मुतवक्का बहू की बदौलत, उसने शरारत से कहा। क्या उसने तुम्हारी धुलाई की है? अभी मैं मोहब्बत में आपके लेवल पर नहीं पहुंचा डैड कि महबूब कहे तलाक दो और मैं कहूँ सरकार 3 बार एक साथ या बारी बारी। वो एक बार फिर अपने बाप के तलाक देने को आड़े हाथों ले गया। महमूद साहब ने उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया। डैड, मोहब्बत क्या है?
कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने पूछा, मुझे क्या पता? वो तिनक कर बोले, दर्जन भर इश्क करने के बाद भी मुझे क्या पता? वो इस्तेहज़ाया हंस उठा। अगर तुमने जुबान दराजी करनी है तो यहाँ से दफा हो जाओ। वो बिगड़ गए थे। उन्होंने आपसे क्या कहा था? उसने भी उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। शी जस्ट ग्रेसफुली सेड नो। वो कमाल तहम्मुल से बोले, शी सेड नो एंड देन यू जस्ट मूव्ड ऑन? लाइक सीरियसली यू जस्ट मूव्ड ऑन? यू डिडंट इवन ट्राई टू कन्विंस हर? उसने अपने बाप का मजाक उड़ाया। ओके देन एट लीस्ट यू शुड नॉट कॉल इट लव, इश्क, मोहब्बत वगैरह वगैरह। नहीं बरखुरदार, आई जस्ट ग्रेसफुली ऑनर्ड हर डिसीजन। एक बार फिर उन्होंने उसी तहम्मुल अमेज लहजे में कहा। जी, और अब बैठे आहें भर रहे हैं। उसने मजाक उड़ाया। जब भी मैंने तुम्हें मोहब्बत का मतलब नहीं बताया। मेरी लुगत में मोहब्बत का मतलब तुम्हारी लुगत से काफ़ी मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल सही, मेरी लुगत में मोहब्बत का मतलब वो कभी नहीं हो सकता जो आपकी लुगत में है। फिर तुम उसको मोहब्बत का लफ्ज़ मत दो, क्योंकि मोहब्बत का मतलब वही है जो मेरी लुगत में है। जो तुम्हारी में है वो अना, मफाद परस्ती, हट धर्मी ज़िद हो सकती है, मोहब्बत नहीं। मैं ऐसा ही अच्छा हूँ, कम से कम खुद का नुकसान करवाने से तो बेहतर ही है। बेटे जी, अगर आपको कभी मोहब्बत हो गई तो कोई बईद नहीं, आप मुझसे बढ़कर बोंगिया माने। मैं कम से कम महबूब को ऐसे छोड़ने वाला तो नहीं, उसने अटल लहजे में कहा। हारिब, इंसानों के दिलों में ज़बरदस्ती खुद के लिए मोहब्बत नहीं डलवाई जा सकती। एक बार फिर उन्होंने उसकी शिद्दत पसंदाना बातों पर उसे समझाने की थी। मैं डलवा लूँगा। देखें डैड, अगर नफ़रत ज़बरदस्ती डलवाई जा सकती है तो मोहब्बत भी डलवाई जा सकती है। जब इंसान किसी को खुद से नफ़रत करने पर मजबूर कर सकता है तो मोहब्बत करने पर भी कर ही सकता है होगा। जैसे काबिल नफ़रत अमल होते हैं, वैसे काबिल मोहब्बत भी तो कुछ होता ही होगा। वो बड़े सुकून से टांगे सामने मेज़ पर रखे और बाजू अपने सर के पीछे रखता सोफे से अपनी पश्त टिका गया।